हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो हमने जो है बहुत अच्छे से यूनिट नंबर 1 कर चुका है। यूनिट 1 हो चुका है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है यूनिट 1 वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इसमें हमने ढेर सारी मेमोरी टेक्निक यूज़ की है और बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से जो है ट्राई किया है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 अच्छे से समझ में आए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये यूनिट का नाम है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कंसिडरेशन वर्ड का मीनिंग जो है थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, राइट। अब देखिए इस चैप्टर में जो है हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसको हम एक बार सिनॉप्सिस से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे ना, एग्जाम के पहले जब हम रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस सिनॉप्सिस को अपनी आंख के सामने रखेंगे और क्या करेंगे, अपनी आंख बंद करेंगे और हम रिमाइंड करना चालू करेंगे। अच्छा, कैसे रिमाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एंड इट्स एनालिसिस। तो हम आंख बंद करके जो है कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद करेंगे और उसमें क्या एनालिसिस पढ़ा था वो याद करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो यहाँ पे भी हम वही चीज दोहराएंगे, आंख बंद करके जो भी हमने पढ़ा था लीगल रूल्स उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज हमको याद नहीं आ रही, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद ही हम जाके चैप्टर में उसको देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट। तो ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। और ये तरीका तो आप क्या कर सकते हैं ना, जब भी आपका चैप्टर एक बार पढ़ के कंप्लीट हो गया है तो सिनॉप्सिस बस रखिए अपनी आंख के सामने और याद करते रहिए कि हमने क्या पढ़ा था उस टॉपिक के बारे में। तो ये है, राइट। सिनॉप्सिस बहुत हेल्पफुल रहता है हमको रिवीजन करने में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एंड उसका एनालिसिस, उस डेफिनेशन का एनालिसिस। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से रिलेटेड लीगल रूल्स क्या क्या है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शन। एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो करने वाले हैं। एंड लास्ट में हम देखने वाले हैं व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, क्या कोई ऐसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या जिसमें कंसिडरेशन ना हो, और अगर बन सकता है तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो चलिए जल्दी से आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन से। देखो कंसिडरेशन मतलब क्या, फिर से समथिंग इन रिटर्न। जब कुछ रिटर्न में मिलता है ना आपको, दैट इज योर कंसिडरेशन। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, किसी के साथ जो है डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ना ही हमको यहाँ पे चैरिटी वगैरह से मतलब है, ठीक है, ना ही हमको यहाँ पे फ्री सर्विसेज वगैरह से मतलब है या फ्री गुड्स। अगर कोई किसी को फ्री सर्विस या फ्री गुड्स दे रहा है तो वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। चैरिटी एक एक्सेप्शन है, राइट। चैरिटी एक एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप समथिंग इन रिटर्न कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जो है गए किसी होटल में खाना खाने के लिए, होटल में क्या किया, खाना खाने के लिए गए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप मान लीजिए कस्टमर है और होटल को ले लेते हैं इधर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे कि आपको जो है अच्छा खाना मिले जो आपने ऑर्डर किया था। तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए, फूड चाहिए। होटल वाले को क्या चाहिए रिटर्न में, मनी। तो यहाँ पे दोनों पार्टी को जो है कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है रिटर्न में मिलने की। यही एक्सपेक्टेशन जो है उनके लिए क्या है, कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न। तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी ही यूनिट में हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। उसका एक एग्जाम्पल है चैरिटी। चैरिटी में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, राइट। और भी केसेस देखेंगे हम वहाँ पे। तो ये है। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि लंगर लगा हुआ है और आप लंगर खाने गए या भंडारा खाने गए। तो ये है भंडारा,
और यहाँ पे आप है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो भंडारे में डिवोटी, कोई डिवोटी गया और वो भंडारा खा रहा है, तो यहाँ पे बताइए डिवोटी को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और भंडारा कराने वाले को क्या मिल रही है, दुआएं मिल रही है, प्रेयर्स मिल रही है। बट क्या लॉ की नजर में प्रेयर एक वैलिड कंसिडरेशन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं जो भी डिवोटी है, तो क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्या नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे आप ना क्या, इस केस में कि भंडारा खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया और आप लाइन में लगे हैं और आपको खाना नहीं मिला, तो क्या आप भंडारे वाले के ऊपर केस कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन होटल के केस में अगर आपने पैसा दे दिया है और आपको खाना नहीं मिल रहा है जो आपने ऑर्डर किया था, तो वहां पे उनके ऊपर केस किया जा सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट होने में और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने में। चलिए, तो अब ये हम देख चुके हैं, तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन 2, राइट। तो सेक्शन 2 तो ये है, और ये 2 के कौन से क्लॉज में दिया हुआ है, 2D में। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहाँ मिलने वाली है, सेक्शन नंबर 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ अब आ जाइए अच्छे से, इस डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और इसी से ही आपके एनालिसिस के पूरे पॉइंट्स निकल जाएंगे, राइट। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है ना, पूरी लाइन से पैराग्राफ वाइज दी है, और मेरा काम क्या है आपके लिए सब चीजें इजी करना, तो मैंने क्या किया, उसको पॉइंटर्स में डिवाइड कर दिया है। तो कंसिडरेशन क्या होती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing, that is past, पूरा past tense यूज हुआ है यहाँ पे, has done और abstained from doing, does और abstains from doing present tense, and last one is promises to do or abstain from doing something, that is future tense. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। चलिए इसको अच्छे से इसका चीड़ फाड़ करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या बोलता है। When at the desire of the promiser, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, ए है, ए प्रॉमिस कर रहा है टू बी, ए प्रॉमिस कर रहा है टू बी, क्या प्रॉमिस कर रहा है, दैट आई विल सेल यू माई कार फॉर ₹1,00,000, मैं तुमको 1,00,000 रुपए में अपनी कार दूंगा। तो अब वापस आते हैं, वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि क्या करूंगा, मैं तुमको अपनी कार दूंगा, और मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग मैं डिजायर कर रहा हूं कि 1,00,000 रुपए मुझे मिलना चाहिए। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मुझे 1,00,000 चाहिए, तो ये प्रोमिसर की डिजायर है कि उसको 1,00,000 चाहिए, किससे, क्या ये लिखा है कि प्रोमिसी से चाहिए या फिर एनी अदर पर्सन, या प्रोमिसी से मिले या किसी और से मिले, मिलना 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 से के लिए प्रोमिसर बोलता है कि मैं, मेरे को जो है, मेरी डिजायर है कि मेरे को 1,00,000 रुपए अपनी कार के लिए मिले, तो वो 1,00,000 रुपए चाहे तो प्रोमिसी पे करे, मतलब यहाँ पे बी पे करे, या बी के बिहाफ में और भी कोई पे कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये नोट करने वाला कि प्रोमिसर बताएगा कि उसको कितनी कंसिडरेशन चाहिए। तो कंसिडरेशन कौन फिक्स करता है, प्रोमिसर फिक्स करता है। कंसिडरेशन क्या जरूरी है क्या कि प्रोमिसी के पास से आए, या किसी और पर्सन के पास से भी आ सकती है, किसी और के पास से भी आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो हो सकता है बी खुद पे करे, बी के पापा जो सी है वो पे करे, बी की वाइफ है डी वो पे करे, तो कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, राइट। तो ये है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मतलब हो सकता है कंसिडरेशन पास्ट में मिल चुकी है जो आपको चाहिए, या फिर डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या फिर कंसिडरेशन आपको जब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब मिल रही है। मतलब लाइक इट्स लाइक मैं कोई सामान खरीदने गई
और मैंने उनको बोला कि भैया ये सामान चाहिए मेरे को, उन्होंने जो है तुरंत क्या किया, मेरे को सामान दे दिया, मैंने तुरंत उनको पैसे दे दिए। तो जब तुरंत तुरंत आपको क्या मिल रही है, कंसिडरेशन मिल रही है, तो वो आता है प्रेजेंट कंसिडरेशन, राइट। देन कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है, हो सकता है कि कंसिडरेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में मिले कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी मिल सकती है, प्रेजेंट में भी मिल सकती है, फ्यूचर में भी मिल सकती है। बात ये इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, क्या जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम होना जरूरी है क्या, नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टाइम पे हो सकता है, राइट। देन सच एन एक्ट, ये जो भी एक्ट है जो आपको मिल रहा है, एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। नाउ अपन क्या क्या बात पढ़ के आ रहे हैं, अपन ये पढ़ के आ रहे हैं कि पहली चीज एनालिसिस से देखते हैं नीचे। ओके यहाँ पे सबसे पहली चीज तो कंसिडरेशन जो है, जैसा प्रोमिसर चाहेगा उसको वैसी कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। तो प्रोमिसर इज द पर्सन हु विल डिसाइड कि कितना अमाउंट उसको चार्ज करना है, राइट। देन क्या कंसिडरेशन प्रोमिसी से मिलनी चाहिए, जरूरी है क्या, या किसी और से भी मिल सकती है, किसी और से भी मिल सकती है, एनी अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन मिल सकती है। क्या कंसिडरेशन मिलना जरूरी है क्या कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो उसी टाइम कंसिडरेशन मिले, या फिर फ्यूचर में मिल सकती है या पास्ट में भी मिल सकती है, तीनों टेंस में हो सकती है। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कंसिडरेशन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसका क्या मतलब है, आपको थोड़ा बहुत हिंट यूनिट नंबर 1 में दिया था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। देखिए कंसिडरेशन कुछ करना कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप आइए मेरे घर में एक फंक्शन है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास में गई और मैंने बोला मेरे यहाँ फंक्शन है, आप इवेंट को मैनेज करके दीजिए मेरे को। तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल। इवेंट मैनेजमेंट मैनेज करवाना में तो कोई इलीगैलिटी है नहीं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और वो लोग आके इवेंट मैनेज करके देंगे। दिस इज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन कि आपको जो है इन रिटर्न में कुछ करके दे रही है अगली पार्टी। नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होती है, या फिर जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये क्या होता है एब्सटेन, क्या कुछ करने से रुकना भी एक कंसिडरेशन है। मैंने यूनिट 1 में बताया था कि क्या होता है, मान लीजिए कि मैं किसी पर्सन को बोल रही हूँ, एक मैं मान लो ए हूँ और एक पर्सन है बी, मैं जाके बी को बोल रही हूँ कि देख तू मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत करना, राइट, तू मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत करना, उसके बदले मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगी, उसके बदले आई विल पे यू 1 लाख रुपीज। नाउ जो हम इसको बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे, तो किस चीज के लिए दे रहे हैं, कुछ करने के बदले दे रहे हैं कि कुछ ना करने के बदले दे रहे हैं, कुछ ना करने के बदले। तो क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन होगी जब हम किसी को कुछ ना करने के बदले पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल ये एक वैलिड कंसिडरेशन होगी। दूसरा एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे और एक पर्सन ले लेते हैं यहाँ पे, कोई मेरे बाजू वाला है, ठीक है, तो उसको बी ही रखते हैं। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि एक काम करो, देखो मैं मेरे कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं वो जो है उसके घर के सामने क्या करते हैं, गाड़ी लगा देते हैं और वो जो है झन्नाते रहता है, बोलता है कि मैं जो है ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं उसको बोलती हूँ कि देख तू ये सब बर्दाश्त कर ले, उसके बदले, ठीक है, मेरे ऊपर जाके ये सब बर्दाश्त कर ले, मेरे ऊपर जाके इसके लिए तो म्यूनिसिपैलिटी और ये सब में कंप्लेन मत करना, जाके मेरे लिए ये बर्दाश्त कर लो, केस मत करना, कुछ नहीं करना, उसके बदले जो है मैं तेरे को हर महीने 10,000 रुपए दे दूंगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप कुछ मत करना, उसके बदले मैं आपको क्या दे रही हूँ, कंसिडरेशन। तो जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन देते हैं तो क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन होती है कि नहीं, वैलिड कंसिडरेशन होती है। वो वैलिड वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं वो बात की बात है, बट कंसिडरेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कुछ करने के लिए अगर पैसा दिया गया है तो पॉजिटिव, और कुछ करने से रोकने के लिए पैसा दिया है तो नेगेटिव। ओके, तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, दैट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से रिलेटेड लीगल रूल्स, पहला तो हम पढ़ के आ चुके हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जैसा प्रोमिसर चाहेगा वैसा उसको कंसिडरेशन देना है।
मतलब मैंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी 1 लाख में बेचूंगी, तो क्या आप 80,000 रुपए में दे 80,000 रुपए मुझे दे के और 20,000 रुपए का गुड्स दे के क्या आप मेरी कार ले सकते हैं क्या? नहीं, जैसा मैंने बोला था वैसी ही कंसिडरेशन मुझे चाहिए। तो it must move at the desire of the promiser. Then second point, consideration may move from promisee or any other person. ये तो बहुत सिंपल है, जरूरी नहीं है कि promisee कंसिडरेशन दे। मैंने किसी बच्चे को बोला कि मैं जो है आपकी सीए फाउंडेशन की क्लास लूंगी, राइट, और उस बच्चे ने बोला ठीक है, बट फीस की बारी आई तो क्या ऐसा कंडीशन बहुत अजीब सा नहीं लगेगा कि फीस तो तुम ही दोगे, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं दे सकते तुम्हारे खिलाफ? अरे भाई पैसा जहां से आ रहा है उसको आने दो, राइट। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी, या तो प्रोमिसी खुद कंसिडरेशन दे या उसके बिहाफ में कोई और भी दे सकता है आपको पैसा। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है और कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी दोनों। मतलब क्या? देखिए, जहां पे परफॉर्मेंस हो चुकी है, मतलब मैंने किसी एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मैं किसी स्टोर में जो है मान लीजिए कपड़े खरीदने गई, मैंने कपड़े पसंद किए, वो भैया को पैसे दे दिए, उसने कपड़े दे दिए, खत्म, ठीक है। तो दोनों की तरफ से जो है परफॉर्मेंस हो गई, तो ये कौन सी कंसिडरेशन है? एग्जीक्यूटेड, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी परफॉर्मेंस कर चुकी है, दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस करना बचा है, तो जिसने कर दिया फॉर हिम एग्जीक्यूटेड, जिसने नहीं किया उसके लिए एग्जीक्यूटरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है क्या किया, आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, आपने आके मेरे को फीस दे दी और मैंने अभी तक आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपकी तरफ से तो एग्जीक्यूटेड हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस हैज बीन डन फ्रॉम योर साइड, बट अभी तक मैं पढ़ाना चालू नहीं की हूँ, तो मेरी तरफ से रहेगा एग्जीक्यूटरी, कुछ करना बचा है अभी, राइट। तो ये है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। नाउ आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है बोलता है कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ये भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है। अब एक चीज जो है पास्ट कंसिडरेशन में हम एक चीज स्टडी करेंगे, मैंने जो है दिवाली के टाइम पे अपने घर पे क्या रखवाया, पेंटर, ठीक है, मैंने पेंटर रखवाया और मैंने कुछ बातचीत नहीं की कि कितना जो है मैं तेको पे करूंगी, बट ये तो प्रोवाइडेड था कि आप अगर पेंटर की सर्विस ले रहे हो तो आप उसको पे करोगे, राइट। तो मैंने उसको बोला मेरे घर को पेंट कर दे और वाइट वॉश कर दे, पूरा क्लीन कर दे। तो हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो है ये डिसाइडेड नहीं था कितना पे करना है, बट मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था। अब उसने पूरा काम कर लिया और मैं जो है काम होने के 1 हफ्ते बाद उसको बोल रही हूँ जाके कि मैं तुमको जो है इस वाइट वॉश के लिए 50,000 रुपीज जो है इतना अमाउंट मैं तुमको दूंगी, राइट। 50,000 रुपीज इतना अमाउंट दूंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? ये एग्जाम्पल है। आप लोग जल्दी से यहाँ वीडियो रोक के किसमें बताए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ ये किसका है, पास्ट कंसिडरेशन का। पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग किसी ने पास्ट में काम कर लिया है, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग पास्ट में काम कर लिया है, आप उसका पेमेंट फ्यूचर में डिसाइड करके पेमेंट दे रहे हो, दिस इज अ पास्ट कंसिडरेशन, राइट। तो ये है एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब प्रोमिसर के डिजायर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग वो पेंटर वाले पेंट कर रहे थे, हालांकि हमने प्राइस डिसाइड नहीं किया था, बट पेंट तो करने मैं नहीं बोला था उनको। अब बाद में लेटर में उनको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कंपनसेट करूंगी, मैं आपको पैसा दूंगी, दिस इज पास्ट कंसिडरेशन, राइट। प्रेजेंट कंसिडरेशन जो कि तुरंत तुरंत लेन देन होता है, एग्जाम्पल कैश सेल्स, दोनों पार्टी जो है तुरंत परफॉर्मेंस कर रही है। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन में कंसिडरेशन आपको कब मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, अभी कंसिडरेशन मिली नहीं है। तो दिस इज पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसने किसी को ऑर्डर किया कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, और उसके बाद फ्यूचर में जो है वो उसको पे कर रहा है, तो ये कैसी कंसिडरेशन है?
तो आप क्या आंसर देंगे? दिस इज अ पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज। अब आ जाते हैं बहुत ही जबरदस्त से एक पॉइंट में जिसमें आप लोगों को, बच्चों को बहुत डाउट होता रहता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। मतलब अगर मान लीजिए कि एक एक वॉच है, उस वॉच की प्राइस है 10 लाख रुपीज। एक वॉच है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपीज, राइट। तो क्या ये जरूरी है सेलर के लिए कि वो 10 लाख की घड़ी 10 लाख या उससे ज्यादा में बेचे, या फिर वो उससे कम में भी बेच सकता है? उसका अगर मन है तो वो 2 लाख रुपए में भी इस घड़ी को बेच सकता है। ठीक है, वो 2 लाख में भी बेच सकता है। उसका मन है वो 1 लाख रुपए में भी बेच सकता है। तो कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ही हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, स्टॉक क्लियर करने के लिए जो है सस्ते में माल बेच देते हैं। बहुत बार ऐसी जरूरत आ जाती है पैसे की कि हमको अभी पैसा चाहिए, जैसे जमीनें जो बिकती है, बहुत सारी लैंड ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट डिजर्व करती है, बट पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, उसको सस्ते में बेच देते हैं। तो ये सब ट्रांजेक्शन जो है एक वैलिड ट्रांजेक्शन होती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये ट्रांजेक्शन में जो है हम ये समझते हैं कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट या सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, राइट। तो आप 10 लाख की चीज अगर 10,000 में भी बेचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट दिक्कत क्या चीज में है? दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि ए है और बी है। ए जो है 1 करोड़ रुपए की जमीन को बी को जो है 10 लाख में बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, ये हमको पता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए जो है जाके कोर्ट में केस कर देता है कि बी ने जो है जबरदस्ती मेरे साथ कोवर्जन करके मेरे से जमीन खरीदी है, मेरे साथ कोवर्जन करके थ्रेटन करके मेरे से जमीन खरीदी है। अब कोर्ट जो है इस चीज को प्रूफ में लेगा, प्रूफ की तरीके से लेगा, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, इसको प्रूफ के जैसे लेगा कि बी के साथ जबरदस्ती हुई होगी। नहीं तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास दिमाग है वो 1 करोड़ की जमीन को 10 लाख में नहीं बेचेगा। तो कोर्ट इसको प्रूफ के तरीके से ले सकती है। कब लेगी प्रूफ के तरीके से? जब ए जाके जो है कोर्ट केस करेगा बी के ऊपर कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती जमीन ऐसा मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो ये ट्रांजैक्शन को कोर्ट एक प्रूफ के जैसे देखेगी। क्या प्रूफ? की हाँ भाई जबरदस्ती तो हुई होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो ये है। तो वैसे वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर हो सकता है कि देखो लॉ तो इस नजर से देखेगी ना कि कोई इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है, तो उसको वो एक तरीके से क्या समझ सकती है कि अगले पर्सन के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था, इसलिए वो इतने सस्ते में बेच रहा है, राइट। तो ये है। यहाँ पे हम इसको एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडिक्वेट। बहुत अच्छी बात है ये। However, if consideration is shockingly low, shockingly low, 1 करोड़ की चीज को आप 95 लाख में बेच रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो सामने वाला भी आपके साथ नेगोशिएट करेगा ही ना। तो 1 करोड़ की चीज 95 लाख में बिक रही है, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम है अमाउंट, तो उस केस में क्या होगा? एंड द अदर पार्टी, और दूसरी पार्टी एलिगीज दैट हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री, और दूसरी पार्टी मतलब ए बोलता है मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, इसलिए मैं 1 करोड़ की चीज को 10 लाख में बेच रहा हूँ, देन दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैन बी टेकन एज एविडेंस। फिर उसको एविडेंस की तरीके से ले सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ हिज एलिगेशन। तो उसको एविडेंस के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कांट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। क्या बोला? सब सर के ऊपर से गया हमारे। ठीक है, क्या बोला? सब सर के ऊपर से गया। तो देखो ये क्या बोलता है, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो एक डॉक्टर है ठीक है, डॉक्टर के पास आप क्या करने गए, कोई मान लीजिए कोई ऑपरेशन कराने के लिए गए, और डॉक्टर का काम क्या है बताओ? ठीक है, डॉक्टर का काम क्या है? ऑपरेशन अच्छे से करके देना, या फिर ऐसे ही चालू तरीके से करके देना? अच्छे से करके देना। क्या कोई डॉक्टर आपको ये बोल सकता है कि मैं अच्छे से ऑपरेशन करने का इतना पैसा लूंगा?
ठीक है, नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर का काम ही है अच्छे से ऑपरेशन करना, राइट। तो मान लो कि वो बोलता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और उसका मैं 1 लाख रुपए लूंगा, ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से ऑपरेशन करूँ तो मैं उसका एक्स्ट्रा लूंगा, तो ये एक वैलिड चीज नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर क्या बाउंड है करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बाउंड है, तभी हम उस डॉक्टर के पास गए हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई आपको सर्विस कोई देने के लिए जितना अमाउंट डिसाइडेड है उससे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप गए एक टीचर के पास स्कूल में, और टीचर को जो है उसके काम करने के लिए जो है मान लीजिए इतनी सैलरी मिलती है, तो वो आपको किसी बच्चे को बोलती है कि मैं अच्छे से पढ़ाने के लिए जो है इतना एक्स्ट्रा पैसा लूंगी, तो क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं, क्योंकि टीचर का काम ही है अच्छे से पढ़ाना, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है वो वैलिड नहीं है, राइट। तो कहीं भी आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत कुछ आता है, तो आप जाके बताना देखो हमने यूनिट 2 में ये बात पढ़ी थी कि आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकते, ये आपका कर्तव्य है, आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर आ जाते हैं एक तीसरे एग्जाम्पल में। लॉयर बोलता है कि मेरी फीस जो है 50,000 है, लेकिन आपको जिताने के लिए मैं एक्स्ट्रा 20,000 लूंगा। ये कौन सी बात हुई? आप 50,000 तो जिताने के लिए ले रहे हो ना हमको, तो वो क्या ये एक्स्ट्रा 20,000 वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं। तो फिर से आते हैं और फिर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कांट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। जो चीज आप लीगली बाउंड है करने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मांगना एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, राइट। एग्जाम्पल, पेमेंट टू डॉक्टर ओवर एंड अबव द फीस इज वॉइड। डॉक्टर की जितनी फीस है, जितना उसे उसका चार्ज है, उससे ज्यादा देना ताकि वो अच्छे से ऑपरेशन करे, अच्छे से इलाज करे, वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर मान लो कि वो डॉक्टर जो है आपका इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते उसको एक दूसरी बीमारी आपके अंदर पता चल गई, एक बीमारी के लिए आप गए थे, उसको सेकेंड बीमारी पता चल गई, तो सेकेंड बीमारी के लिए तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना, तो वो वैलिड कंसिडरेशन है। जब मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा इसीलिए ले रहा है ताकि वो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे, तब वैलिड है। लेकिन वही सर्विस को अच्छे से करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, देन इट इज नॉट वैलिड, राइट। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स पॉइंट 7। बहुत इजी पॉइंट है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट 1। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी कल्पना वाली दुनिया से बाहर आ जाओ, काल्पनिक कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ एक काम करो, मेरे को सब लोग जो है 1-1 लाख रुपए दो, मैं तुम लोग को जो है सीए पास कराती हूँ। भाई सीए पास करने के लिए मेहनत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो आप अगर किसी को ऐसा बोल रहे हो कि आप पैसा दो और हम ये आपको करके देंगे, जो कि इलीगल चीज है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मेरे लिए क्या, खुद सीए के प्रेसिडेंट किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी से पैसा लेके कभी पास करे। तभी तो सीए प्रोफेशन इतना रिनाउंड है और इतने कम लोग सीए बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ट्रांजेक्शन्स कभी ना हुई है ना कभी होगी, राइट। नाउ इसका एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया है, डिस्कवरिंग अ ट्रेजर बाय मैजिक इज इल्यूजन। मैं आपको बोल रही हूँ चलो 5 लाख रुपए निकालो, मैं जादू से खजाना निकाल के दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। अनलॉफुल मतलब क्या कंसिडरेशन? मैं बोल रही हूँ यार मैं एक काम कर, तेरे को पैसा देती हूँ, किसी गुंडे के पास गई, मेरे दोस्त को जो है पीट दे तू अच्छे से, ठीक है, तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। फिर इमोरल नहीं होनी चाहिए, जो भी आप पैसा दे रहे हैं वो इमोरलिटी को क्या सपोर्ट करना चाहिए क्या? नहीं, राइट। एंड अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? जो चीजें पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जैसे गलत चीजों को बढ़ावा देना, किसी को ब्राइब करना, ठीक है, ये सब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से आओ अपन देखते हैं कंसिडरेशन अगर आपको वैलिड करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को हटा दो तो बाकी दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। एक चीज याद रख लो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कुछ केसेस को छोड़ दो बस।
अब कंसिडरेशन के लिए जल्दी से पढ़ते हैं। क्या ये प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, जैसा प्रोमिसर चाहेगा वैसे ही उसको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। क्या कंसिडरेशन प्रोमिसी के पास से आए जरूरी है कि कोई और भी पे कर सकता है उसके बिहाफ में? कोई भी पे कर सकता है। इसके लिए यह याद रखो, लक्ष्मी जहां से आ रही है उसको आने दो, राइट। तो प्रोमिसी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी आपको कंसिडरेशन दे सकता है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, कंसिडरेशन जो है, अब देखो क्या कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन अगर एडिक्वेट नहीं है और एक पार्टी आपके ऊपर केस कर दी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तो यह एविडेंस के तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर है कंसिडरेशन जो है, व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं है। व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू, उसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो देन इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। देन कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। देन कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल या इमोरल होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सब पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ, एक ये है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो चुका है परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटरी मतलब परफॉर्मेंस बचा है। अब जल्दी से आते हैं, स्यूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अपन एक थर्ड पॉइंट में देख रहे थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ठीक है। पहले तो देखते हैं ये एग्जाम्पल से कि भाई ये बोलना क्या चाहता है। ए है, बी है, ठीक है, दो लोग हैं और दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब देखो, अगर ए ने परफॉर्मेंस नहीं की तो बी उसके उसको क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। स्यू मतलब केस करना उसके ऊपर, राइट। स्यू मतलब होता है केस करना। तो ए ने परफॉर्मेंस नहीं की तो बी स्यू करेगा, बी ने नहीं की तो बी ने नहीं की तो ए स्यू करेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा पिक्चर आ सकती है क्या कि ए ने परफॉर्मेंस नहीं की तो सी उसको स्यू करेगा? ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को कोर्ट में बार बार ले जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इन जिसको परफॉर्मेंस नहीं मिली वो कोर्ट में ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई थर्ड पार्टी आके जो है, आके बीच में दोनों में से किसी के भी ऊपर स्यू नहीं कर सकता। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो स्ट्रेंजर कैन स्यू, स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता है, आउटसाइडर्स को आउटसाइडर्स ही रहने दो। नाउ अब अब हम जब वो सिनॉप्सिस पढ़ रहे थे ना, उसमें ये पढ़ा रही थी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शन, एंड इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोले तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे जो है आपका ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो आउटसाइडर, वो भी आपको स्यू कर सकते हैं। वाओ, मतलब थर्ड पार्टी, यहाँ पे सी जो है, सी को भी हम पावर दे सकते हैं कुछ जगह पर कि वो भी जो है ए को या बी को एज द केस में भी उनको स्यू करे, ठीक है। अब वो कब करेगा? वो सिर्फ ये याद रखना, ऐसा केस जहां पे बेनिफिशियरी सी है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी को बीच में हुआ है लेकिन बेनिफिट सी को मिलने वाला है, तो अगर उसको बेनिफिट्स नहीं मिले तो सी जाके स्यू कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सी के बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो उस केस में सी जो है क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। कैसे कर सकता है देखते हैं। अब उसके लिए जो है हमने बहुत ही प्यारा सा मेमोरी टेक्निक बनाया है बस। लेकिन एक चीज याद रखना, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है ना, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट नहीं मिला तो वो स्यू करेगा। तो कौन कौन से केसेस हैं, उसको बहुत ही मजेदार स्टोरी है, उस स्टोरी लाइन से हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या बोलता है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को से मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्नॉलेज करते हैं। होता है ना, जब दो लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ये यहाँ पे बैठिए, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एक्नॉलेज करते हैं। देन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है और जैसे ही देखते देखते एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। देन दोनों सोचते हैं कि सेटल हो जाए,
फिर सोचते हैं ट्रस्ट हुआ तो सेटल हो जाते हैं, इसलिए मैरिज कर लेते हैं। तो फिर क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। सेटलमेंट मतलब देन मैरिज। मैरिज में लड़के को लैंड मिलती है दहेज में, ठीक है, तो लैंड क्या मिलती है, दहेज में मिलती है लड़के को। एंड दोनों आपस में काम की असाइनमेंट कर लेते हैं। मतलब देखो स्टोरी लाइन कितने अच्छे से चल रही है। सबसे पहले जो है एक दूसरे को एक्नॉलेज किए, फिर ट्रस्ट हुआ, फिर मैरिज हुई, फिर मैरिज होने के बाद क्या हुआ, सेटल होने का सोचे, सेटल होने के बाद मैरिज किए, मैरिज के बाद लैंड मिल जाती भैया बंदे को दहेज में। और उसके बाद जो है एक दूसरे को शादी के बाद काम असाइन करते हैं कि मेरा ये काम है, तेरा ये काम है। और काम असाइनमेंट करने के बाद अब लाइफ टाइम एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं। लाइफ टाइम एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, एजेंट बन जाते हैं। तो ये सातों केस, यहाँ पे 7 केसेस है, और यही 7 केसेस एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले है केस है ट्रस्ट का। सबसे पहला केस है ट्रस्ट का। अब ट्रस्ट के केस में क्या होता है, देखो मान लो कि एक पर्सन है, पंकज ले लेते हैं, और इसने एक ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट के नाम से जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, और बोला कि इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा वो रेंट के पैसे से जो है 10 गर्ल्स उसने सेलेक्ट की, ये 10 गर्ल्स की एजुकेशन को जो है सपोर्ट करना है। तो पंकज बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट ट्रस्ट के नाम से दे दिया, बट मतलब ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये प्रॉपर्टी जो है किस चीज के लिए यूज होनी चाहिए, ये 10 गर्ल्स की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ना। अब देखो नॉर्मल केस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, पंकज और ट्रस्ट। तो अगर ट्रस्ट परफॉर्मेंस नहीं करता तो उस केस में पंकज उसके ऊपर केस कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेनिफिट्स जो है किसको मिलने वाला है, ये 10 गर्ल्स को मिल रहा है। तो ये 10 गर्ल्स भी चाहे तो वो भी ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकती है, अगर ट्रस्ट उनको टाइम से जो है उनकी एजुकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है और पैसे को गबन कर रहा है, तो उस केस में ये गर्ल्स भी क्या कर सकती, केस कर सकती है, क्योंकि उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पंकज भी कर सकता है केस ट्रस्ट के ऊपर, और जो आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है, तो वो भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है, राइट। तो पहला केस है ट्रस्ट का। देन इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, settlement can be enforced by parties who were not originally parties to the settlement। मतलब क्या है, मान लो कि दो भाई जो है ए और बी, ये डिसाइड करते हैं कि अपनी मम्मी जो है उनको, हम मम्मी कौन है, मान लो सी है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मम्मी को हमको क्या देना है, हम मम्मी को जो है मिलके हर महीने के महीने 10,000 रुपीज पर मंथ देंगे। ये इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब मम्मी जो है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की हिस्सा है, क्या नहीं, वो क्या है लेकिन बेनिफिशियरी। तो अगर उनको ये बेनिफिट नहीं मिला तो उस केस में जो है वो क्या कर सकती है, वो केस कर सकती है ए और बी के ऊपर, अगर उन्होंने इसको ये पैसा नहीं दिया तो। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, ये फैमिली सेटलमेंट है और राइटिंग में होना चाहिए, प्लस राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि किसी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, तो वहां पे जो है आपस में सबने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर, मान लो कि लड़की जो है, मान लो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स है, एक्स का बेटा है वाई, और एक्स का बेटा है वाई और जेड, और उसके बाद जो है इसकी पोती का नाम है ए, के पोती का नाम है ए। एक्स बोलता है, एक एक विल बनाता है अपनी, मतलब राइटिंग में जो है ये लिखता है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का जो है 10% हिस्सा जो है ए की शादी के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये विल बना के किसके लिए, अपने बेटे वाई और जेड के लिए। और बाद में जो है, क्या ए उस टाइम इसका हिस्सा थी, क्या नहीं थी, लेकिन क्या ए उसको एनफोर्स करवा सकती है, क्या बिल्कुल करा सकती है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है यहाँ, और ये जो है रिटर्न में हुआ है तो वो एनफोर्स करवा सकती है, राइट। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, फैमिली सेटलमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, राइटिंग में होना जरूरी है। देन कुछ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट की हिस्सा भी नहीं है वो भी स्यू कर सकती है। कैसे कर सकती है, देखो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट,
देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है ना। मान लो कि एक पर्सन है जिसको लेते हैं अपन, क्या नाम ले, कुछ मुकेश, ठीक है। और मुकेश का जो सन इन लॉ है उसका नाम है सुरेश, ठीक है। और मुकेश की बेटी का नाम है मुक्ता। तो मुकेश है, सुरेश है और मुक्ता है। मुकेश, ये सुरेश जो है बहुत ही अच्छा इंसान नहीं रहता है, ये अपनी वाइफ को बहुत तंग करता है। तो मुकेश जो है इसके साथ जो है आके बोलता है कि या तो तू मेरी बेटी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर, ठीक है, या तो तू हर महीने के महीने मेरी बेटी को जो है एक काम करना, 20,000 रुपये दे देना, अगर तू आगे से उसको इल ट्रीट किया तो सुरेश बोलता है ठीक है, मैं आपकी बेटी को अच्छे से ट्रीट करूंगा, अगर मैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं हर महीने के महीने उसको 20,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, इनके बीच में। बट बेनिफिट किसको मिलने वाला है, मुक्ता को मिलने वाला है। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जो आउटसाइडर जो है ना, जो थर्ड पार्टी भी है, वो भी क्या कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है। और अगर सुरेश पैसा नहीं दिया तो उसको सीयू कर सकती है, भले ही वो थर्ड पार्टी है तो भी, ठीक है। तो अगर सुरेश ने अच्छे से उसको बाद में ट्रीट नहीं किया, अब 20,000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, तो मुक्ता जाके सुरेश के ऊपर केस कर दे, राइट। तो ये है हमारा कौन से नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर का। नाउ उसके बाद है व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर असाइंड, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को बेनिफिट्स असाइन किए जा चुके हैं, मान लो कि एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ए इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो बोलता है कि इस कंपनी से जो मैंने पॉलिसी ली है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोलता है कि मैं इस पॉलिसी का पूरा बेनिफिट अपने बेटे बी को देना चाहता हूँ, पूरा बेनिफिट बी को देना चाहता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और इंश्योरेंस कंपनी, और बेनिफिट किसको मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है। तो बी क्या कर सकता है, सीयू कर सकता है अगर उसको बेनिफिट नहीं मिला तो, राइट। देन when the person acknowledge himself as an agent of the third party, it would result into binding obligation। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है, तुम्हारी बुक में भी यही वाला यूज किया है, एल एम और एन, ठीक है। एल जो है बोलता है, एल जो है एम को देता है पैसा 20,000 रुपीज, और बोलता है कि ये पैसा मेरे को एन को देना था, एन अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो एक काम करना, तुम क्या करना, इस पैसे को एन को दे देना। एम इस चीज को एक्नॉलेज करता है, एम इस चीज को एक्नॉलेज करता है, मतलब इस चीज को कबूल करता है, सबके सामने मानता है कि ये पैसा जो है मुझे एन को देना है। अब बाद में वो मुकर जाता है, तो क्या एन जो है एम के ऊपर केस कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि देखो वैसे तो ये दोनों के बीच में बातचीत हुई थी पैसा लेने की, तुमको पैसा देना इस पर्सन को, लेकिन यहाँ पे एन भी कर सकता है केस, क्यों, क्योंकि एन है बेनिफिशियरी, और एम ने उसके सामने कबूल किया था ये बात कि मेरे को देखो पैसा देना है, तो एन चाहे तो एम के ऊपर केस कर सकता है, राइट। देन इन केस ऑफ covenant रनिंग विद द लैंड, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द लैंड। इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट होता है। अब इसमें क्या है, देखो मान लो कि ये एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पूरी लैंड का ओनर है मान लो प्रवीण, ठीक है। वो जो है पहले क्या करता था, एग्रीकल्चर करता था पूरी लैंड में, बट अब उसको कुछ पैसे की जरूरत आई, तो उसने लैंड को जो है ये बेच दिया, इसको किसको, सुरवीन को। सुरवीन को जो है इसने क्या कर दिया, लैंड बेच दिया, आधी आधी लैंड कर दी, और बस इस कंडीशन के साथ बेचा कि ये जो लैंड है ना, इसमें तुम जो है फैक्ट्री नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर फैक्ट्री लगा दिया उस लैंड में, क्योंकि जस्ट लैंड एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब जस्ट बाजू में है, यहाँ पे फैक्ट्री लगी तो जो भी धुआं धुआं उठेगा उससे एग्रीकल्चर पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन के साथ उसने बेचा, ठीक है। तो अब सुरवीन का जो है एक बेटा आया, मंजीत। मंजीत, तो क्या मंजीत को इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, भले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, ये दोनों के बीच में, प्रवीण और सुरवीन के बीच में, लेकिन जब लैंड के साथ कोविनेंट रनिंग है, मतलब कोई कंडीशंस जो है चलते हुए आ रही है लैंड के साथ, तो जो सक्सेसर है ना, सक्सेसर कौन है, मंजीत, तो सक्सेसर को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो सक्सेसर है मंजीत,
वो भी फॉलो करेगा उस चीज को, वो कंडीशंस फॉलो करेगा। अदरवाइज ये जो प्रवीण है ना, जाके इसके ऊपर मंजीत के ऊपर भी केस कर सकता है, भले मंजीत ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। फिर लास्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू द एजेंट। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो या तो उसके ऊपर केस कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है पी, उसका एजेंट है ए जो है जे से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और जे के बीच में। लेकिन एजेंट तो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है ना, तो अगर जे अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा है, जे जो है जो टाइम से सप्लाई करना था वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी जो है क्या कर सकता है, जे के ऊपर केस कर सकता है, जे को स्यू कर सकता है। राइट, तो ये है हमारा कौन से केसेस, वो केसेस जहाँ पे थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है। नॉर्मल क्या होता है, थर्ड पार्टी स्यू नहीं करेगी, जो ओरिजिनल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। थर्ड पार्टी कब पिक्चर में आएगी, 7 केसेस में पिक्चर में आएगी, जिसका मेमोरी टेक्निक क्या है, जिसका मेमोरी टेक्निक है एक लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज से एक्नॉलेज वाला पॉइंट, देन एक्नॉलेजमेंट होने के बाद जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट से ट्रस्ट वाला पॉइंट, देन ट्रस्ट होने के बाद सोचते हैं सेटल कर लेते हैं, तो सेटल से आता है मैरिज सेटल से आता है जो सर्टेन सेटलमेंट्स जो होती है, फैमिली सेटलमेंट्स रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, वो वाले पॉइंट। देन सेटल होने के बाद क्या कर सोचते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तो मैरिज से मैरिज वाला पॉइंट। फिर मैरिज करने के बाद जो है लैंड मिलती है दहेज में, तो दहेज में जो लैंड मिलती है उसके लिए क्या है, कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड। और उसके बाद जो है एक दूसरे को काम असाइन कर देते हैं। काम का असाइनमेंट होना मतलब क्या, जहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जब बेनिफिट्स असाइन हो चुके हैं किसी को, तो जो असाइनी है वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। एग्जाम्पल इंश्योरेंस वाला केस। एंड लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, एक काम असाइन करने के बाद क्या करते हैं, लाइफ टाइम एक दूसरे के एजेंट बन जाते हैं। तो एजेंट के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो प्रिंसिपल भी जो है एनफोर्स करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। और हमारा लास्ट पार्ट सिर्फ बचा है, वो कौन सा है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, एक मंत्र इस चैप्टर का ये है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कौन से केसेस है, जहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, वहां पे जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, मान लो कि कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ देना चाहते हैं, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है पता है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करे तो ए को भी कुछ मिले, बी को भी मिले। बट यहाँ पे अगर एक पार्टी को मिल रहा है और दूसरे पार्टी को नहीं मिल रहा है तो भी वैलिड मान लेंगे, अगर ये 7 केसेस में से किसी एक में आ रहा है तो। ठीक है, तो अगर किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन से, मान लो ए जो है प्यार में, प्यार मतलब सिर्फ वो वाला प्यार नहीं, माँ बाप वाला भी प्यार, रिश्तेदार वाला भी प्यार, कोई भी वाला प्यार जो है, उसकी वजह से अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो तो वो जो है विदाउट कंसिडरेशन भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, प्रोवाइडेड ये राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होना चाहिए। तो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, मान लो कि एक फादर है, वो अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देना चाहता है और उसको पूरा राइटिंग में उसने बना लिया, उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उस फादर की डेथ हो गई, तो बताओ क्या वो प्रॉपर्टी बेटी को ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रिटर्न भी होना चाहिए, रिटर्न तो था उस केस में बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो जब तक कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक ये जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। राइट, अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में तो कंसिडरेशन होती नहीं है, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट मिलता है वो भी एक वैलिड जो है माना जाता है। चैरिटी, अगर चैरिटी किसी को की जाती है तो देखो चैरिटी में जो चैरिटी कर रहा है उसके पास से कुछ जा रहा है, उसको और रिटर्न में तो कुछ मिल नहीं रहा है दुआएं के अलावा, और जिसको मिल रहा है बस उसी को ही मिल रहा है, अदर पार्टी को, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फिर है बाकी जो डिफरेंट पॉइंट्स है, कंपनसेशन फॉर
पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, अब ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। देखो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का क्या मतलब है? अगर मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसने मेरे बिना बोले, मान लो कि मेरे लिए कोई काम कर दिया मेरे बिना बोले, मैंने उससे नहीं बोला था। दो चीज है, देखो, पास्ट कंसिडरेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ये बच्चों को ये दोनों चीजों के ऊपर हमेशा बहुत डाउट होता है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो पास्ट कंसिडरेशन होता है ना, उसमें प्रोमिसर की डिजायर के अकॉर्डिंग काम होता है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब मैंने अपने किसी पर्सन को बोला कि मेरे घर में पेंटिंग कर दो, मैंने अमाउंट डिसाइड नहीं किया था, मैंने लेकिन मेरी डिजायर थी कि वो मेरे लिए ये काम करे। बाद में मैं उसको क्या करती हूँ, पेमेंट करती हूँ, पेमेंट वगैरह बाद में डिसाइड होता है। तो ये पास्ट कंसिडरेशन है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस क्या है? किसी पर्सन ने अपनी इच्छा से मेरे लिए काम किया, मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, मेरी इच्छा से मेरे लिए काम, अपनी इच्छा से मेरे लिए काम किया, मेरी इच्छा से नहीं किया, उसका मन था मेरे लिए काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत होता है मेरे घर में कि मैं और मेरी मम्मी बहुत ढेरों इयरिंग पहने रहते हैं, ठीक है, तो हमारा इयरिंग जो है ना गिरते रहता है कभी भी, और सब गोल्ड के इयरिंग रहते हैं या जो भी रहता है, तो हेवी इयरिंग होते हैं और वो गिर जाते हैं इधर उधर। तो हमारी जो हाउस हेल्प है वो ढूंढ के लाके देती है, ठीक है। तो क्या वो मैंने उसको बोला है क्या ढूंढने? नहीं, वो अपनी इच्छा से जो है उसको मिलता है, वो मेरे को लाके देती है, और बाद में मैं उसको प्रॉमिस करती हूँ, यार तूने मेरी इयरिंग लाके दी है, मैं तेरे को 100 रुपीज दूंगी एज अ गिफ्ट। तो जब हम किसी ने हम अपनी इच्छा से हमारे लिए कुछ काम किया और बाद में हम उसको बोलते हैं कि हम तेरे को कंपनसेट करेंगे उसके लिए, उसको बोलते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस, और ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब अगर मैंने उसको बोल दिया ना कि मैं तेरे को 100 रुपए दूंगी, तो अब ये उसका राइट हो गया है, वो अब ये पैसा मेरे से वसूल सकती है, ठीक है। तो ये है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। फिर है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो कि दो पर्सन है, ए और बी, ए ने बी को जो है सामान बेचा क्रेडिट पे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो पैसा वसूलने का जो राइट है, केस करने का जो राइट है ए के पास कि ए बी को स्यू कर सकता है, वो राइट 3 साल तक रहता है। 3 इयर्स तक वो राइट रहता है कि आप अगली पार्टी को स्यू करके पैसा अपना वसूलो। जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट हो जाता है ना, ये जो डेट है वो क्या हो जाती है? टाइम बार्ड हो जाती है। डेट क्या हो जाती है? टाइम बार्ड हो जाती है। जैसे ही ये डेट टाइम बार्ड होगी, जैसे ही ये डेट क्या हो जाएगी? टाइम बार्ड होगी, जो ए का राइट है पैसा वसूलने का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कि बी बहुत ईमानदार है, बी बहुत ईमानदार है और बी बोलता है 3 साल खत्म होने के बाद भी कि देखो मैं जो है आपका पैसा क्या कर रहा हूँ, आपको वापस रिटर्न करना चाहता हूँ। मान लो इसने जो है 1 लाख का उधारी दिया था, और हो सकता है कि बी पूरा का पूरा 1 लाख रिटर्न करना चाहे, या बी बोलता है कि मैं आपको 80,000 रुपए रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बी तो जो है अभी ए को दे रहा है, तो बी को कुछ ना कुछ, सॉरी, ए को तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बी के जेब से पैसा जा रहा है ए के पास, तो ए को तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बी को तो अभी कुछ नहीं मिल रहा। बी को पास्ट में मिला था, जो कि पास्ट में जो है टाइम बार्ड हो चुका है, तो वो कहानी तो खत्म हो चुकी है। तो अभी बी को क्या मिल रहा है? अभी बी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी हम बोल रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि जो है हमारे लॉ में लिखा है कि अगर आप टाइम बाद डेट को पेमेंट करने के लिए रेडी हो और उस चीज को राइटिंग में दे रहे हो, राइटिंग में है ये कि मैं जो है, बी जो है एक राइटिंग में ए को लिख के देता है कि मैं इतना इतना पैसा ए को वापस जो है दे रहा हूँ, मैंने उसे उधारी में लिया था, डेट टाइम बाद हो गई थी, रिटर्न वे में दे रहा है, अपना साइन कर रहा है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अब अगर बी मुकर रहा है ये राइटिंग में देने के बाद भी, तो ए उसके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है, उसको स्यू कर सकता है, राइट। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज पेमेंट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। देन एजेंसी। एजेंसी क्या होती है? जब हम एजेंट बनाते हैं, तो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तो अगर बिना पैसे के भी कोई अपने अपना एजेंट रखा है, तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, राइट। एंड बेलमेंट, लास्ट पॉइंट है बेलमेंट।
ठीक है। बेलमेंट के ऊपर एक सेपरेट पूरा का पूरा यूनिट है। बेलमेंट क्या होता है, देखो जब एक पर्सन मान लो एक्स अगर वाई को अपना कोई गुड्स दे रहा है किसी भी पर्पस के लिए, पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए अगर एक्स अपने गुड्स को वाई को दे रहा है तो इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बेलमेंट। तो जो बेलमेंट की ट्रांजेक्शन होती है ना, इसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेलमेंट में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक्स ने अब वाई को अपनी गाड़ी दी चलाने के लिए, वो पड़ोसी था, उसने मांगा कि दे अपनी गाड़ी मेरे को कहीं लेके जाना है, इसने दे दिया, पैसा चार्ज नहीं किया, तो ये एक बेलमेंट है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि अब वाई को वो गाड़ी वैसे भी रिटर्न करनी ही पड़ेगी पूरी अच्छी पोजीशन में। और अगर मान लो कि वाई उस गाड़ी को तोड़ ताड़ के लेके आ गया तो क्या एक्स उसके ऊपर केस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ के आ रहे हैं पता है, लास्ट वाले पॉइंट में हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि कंसिडरेशन नहीं है ना तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन कहाँ पे? 7 जगह पर। एक जगह तो जहाँ पे आप किसी को नेचुरल लव एंड अफेक्शन से कोई चीज दे रहे हो, तो जिसको चीज मिल रही है उसको तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। गिफ्ट, गिफ्ट के केस में भी किसी और को कुछ मिल रहा है, जो दे रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड है चैरिटी, चैरिटी में भी एक को मिल रहा है एक के पास से जा रहा है, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद जो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए पैसा मिला था वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर अगर टाइम पर डेट हो जाती है, उसको पेमेंट के लिए करने के लिए आप अगर रेडी है, तो अभी आप अगर जो पेमेंट कर रहा है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको पेमेंट मिल रही है उसको तो कुछ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तो भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एजेंसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एंड लास्ट में बेलमेंट, जहाँ पे अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो है हमने बहुत डिटेल्ड वे में जो है हमारा यूनिट नंबर 2 दैट इज कंसिडरेशन कंप्लीट किया है, और बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो दूसरों को बेनिफिट मिल सकता है तो उसको बिल्कुल हमको क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हम करते हैं आज के सेशन को ख़त्म। और एक चीज़ ज़रूर बताइए कि ये जो नोट्स हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।